प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिभुज। अब सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा पढ़ते हैं कि त्रिभुज क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर ए बी, बी सी और सी ए तीन रेखाएं हैं और ये तीनों रेखाएं जो बिंदु ए बी और सी पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए इस तरह से तीन प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलकर के जो बंद आकृति बना रही है, इस बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। तो यदि हम त्रिभुज की परिभाषा लिखें तो हम ऐसा कहेंगे कि तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। और यहाँ पर जो त्रिभुज है इसे मैं त्रिभुज ए बी सी लिखता हूँ। इस त्रिभुज ए बी सी को सिंबल के रूप में ऐसे लिखेंगे, ऐसे ट्रायंगल का निशान बना के, ट्रायंगल ए बी सी। यानी ऐसे पूरा बड़ा लिखने के बजाय हम इस तरह से इसको शॉर्ट में लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए कि एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। तो इस त्रिभुज की हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं हैं? भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए कह दो, चाहे ए सी कह दो। अब कोण भी तीन है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए, कोण बी और कोण सी। और तीन शीर्ष हैं, यानी ये वाले जो तीन बिंदु है जहाँ पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये तीनों बिंदु क्या कहलाते हैं? शीर्ष कहलाते हैं। ए बी और सी जो है इसके तीन शीर्ष हैं। तो ये चीज़ें हम वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ भी चुके थे, लेकिन मैंने जस्ट आपके लिए रिपीट कर दी है। अब देखिए आगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, कि कौन सर्वांग क्षमता क्या होती है और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता किस तरह से होती है, और सर्वांग क्षमता के नियम कौन कौन से हैं। त्रिभुजों के कुछ अन्य गुण जिसमें हम समद्विबाहु त्रिभुजों के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। और एक त्रिभुज में असमीकाएं, एक त्रिभुज में असमीकाएं। तो ये कुछ एक टॉपिक हैं, अभी जस्ट इनके नाम याद रखें। जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल से करेंगे तब आपको सारा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब आइए हम ये समझते हैं कि सर्वांग समाकृतियाँ कौन सी होती है। सर्वांग समाकृतियाँ जिसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। पहले तो सर्वांग सम का अर्थ जानते हैं क्या होता है। सर्वांग सम का अर्थ होता है सभी प्रकार से समान, कि जो सभी तरह से एक जैसे हो। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो बैंगल्स है, दो चूड़ियाँ हैं। अब यदि ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है, पूरा पूरा कब ढकेगी? जब ये समान होगी। देखिए यहाँ से मैं इस तरह से इसके ऊपर रख रहा हूँ कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड वाले फर्स्ट को पूरा पूरा ढक रही है और सेकंड वाले को फर्स्ट वाले पूरा पूरा ढक रही है। इसका मतलब ये दोनों चूड़ियाँ क्या है? सभी प्रकार से समान है, अर्थात कि सर्वांग सम है। इसी तरह से यदि हम बात करें एक ही प्रकार के सिक्कों की, जैसे ये हमारे पास सिक्के हैं, ये दोनों 5-5 रुपए के सिक्के हैं, ये भी इसी तरह से एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। और इसी तरह से ये 1-1 रुपए के सिक्के हैं, ये भी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेते हैं। तो इस तरह से दो सिक्के जो एक दूसरे के पूरी तरह से समान हैं, ये सर्वांग सम है। सर्वांग सम की निशानी क्या होती है कि ये पूरा पूरा एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो इसी तरह से मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ कि दो वर्ग जिनकी भुजा समान हो, दो वर्ग जिनकी भुजा समान हो, वो भी क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, सभी प्रकार से
समान होते हैं। देखिए ये दोनों वर्ग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रहे हैं। ठीक है, तो हम सर्वांग आकृतियों की परिभाषा अगर हम दें कि सर्वांग का अर्थ है सभी प्रकार से बराबर या सभी प्रकार से समान। तो सर्वांग आकृतियां कौन सी होती है? जिनका आकार और माप समान हो, ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांग आकृतियां कहलाती है। आकार और माप, इनकी बात करते हैं। आकार का अर्थ है जैसे ये दोनों कैसे आकार की है? वर्ग आकार की है, वर्गाकार है। और माप मतलब इनका साइज। और जैसे हमने इन दो रिंग्स की बात की थी, दो चूड़ियों की बात की थी, तो यहाँ पर दो बैंगल्स की हमने बात की थी। ये दोनों कैसे हैं? इनका आकार कैसा है? वृत्ताकार। और माप भी देखिए इनका क्या है? समान है। माप तो हम इस तरह से माप सकते हैं कि इसका रेडियस वगैरह माप लेंगे, और इसी तरह से इसकी भुजाएं भी हम माप के ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियर है कि दो आकृतियाँ जिनका आकार यानी उनकी शेप सेम हो, समान हो, और माप भी उनका क्या हो? समान हो, ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? सर्वांग आकृतियाँ कहलाती हैं। और सर्वांग आकृतियाँ एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है। अब सर्वांग आकृतियों के बाद सर्वांग त्रिभुजों की बात करते हैं कि दो त्रिभुजें सर्वांग कब होगी। वैसे तो सर्वांग समता के नियम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज है और ये दूसरी त्रिभुज है। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोण के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी? सर्वांग होंगी। कि जैसे मान लीजिए एक ये वाली भुजा इसकी संगत भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा इसके बराबर हो। इसी तरह से ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर हो, तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेगी। और ढक लेगी तो ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी? सर्वांग होगी। तो हम कहेंगे दो त्रिभुजें सर्वांग होगी यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो। तो यहाँ देखिए मैंने दो सर्वांग त्रिभुजों के ही चित्र बनाए हैं कि 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 6.8 सेंटीमीटर। इसी तरह से कोण भी तीनों आपस में बराबर है। अब आइए त्रिभुजों की सर्वांग समता को अच्छी तरह से समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं कि यहाँ पर हमें 4 चित्र दिए हुए हैं, 1 2 3 4। ये 4 त्रिभुजें हमें दी हुई हैं और हमें अब यहाँ पर यह बतानी है कि इनमें से कौन कौन सी त्रिभुजें जो है वो सर्वांग सम है। तो जैसे अगर हम एक बार इनकी भुजाएं और कोण ना देखते हुए अगर हम इन चित्र को या इन त्रिभुजों को कट करके एक दूसरे के ऊपर रखें तो हमें आसानी से पता लग जाएगा। तो देखिए जैसे ए बी सी को मैं कट करूँगा तो ये अलग ऐसे हो जाएगी। देखिए यहीं से कट किया हुआ इसको, ये देखिए। इसी तरह से ये आर क्यू पी जो है त्रिभुज, इसको भी कट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको देखिए पलटना नहीं है आपने, इसी प्लेन के अंदर ही आपने घुमा करके इसके ऊपर रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हम अगर घुमा के रखते हैं तो देखिए पूरा पूरा ढक लेती है, दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रही है। ओके, अगर ये पूरा पूरा ढकती है तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजें क्या है? सर्वांग सम है। इसी तरह से हमें ये चेक करना कि क्या ये भी सर्वांग सम है, तो इसको कट कर लेते हैं और इसको भी कर लेते हैं और इसको इसी प्लेन में देखिए पलटना नहीं है आपने, और इसको
घुमा के रख के देखते हैं। देखिए पूरा पूरा इसको ढक रही है ये। ओके, और ये इसके नीचे लगा के देखूं तो इसको भी ये पूरा पूरा ढक रही है। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरा पूरा ढक रही है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, सर्वांग है। अब क्या ये दोनों भी सर्वांग है? वैसे तो हमें इनके साइज से पता लग रहा है कि एक दूसरे को नहीं ढकेगी, फिर भी आप देख लेते हैं कि ये देखिए फर्स्ट सेकंड को नहीं ढक पा रही है, ठीक है। और इसी तरह से तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग नहीं है। तो कहने का अर्थ ये कि पहली दूसरी और पहली और तीसरी सर्वांग है, दूसरी और तीसरी भी क्या होंगी, सर्वांग होगी। तो ये तो आपस में तीनों ही सर्वांग है, लेकिन ये सर्वांग नहीं है इनके साथ। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये त्रिभुज ABC में कट कर लेता हूँ इधर, ध्यान से देखें इसे, और ये वाले त्रिभुज में यहाँ पर कर लेता हूँ। अब यहाँ से इसको हम घुमा के इसके ऊपर रखते हैं ऐसे, तब ये पूरा पूरा इसको ढकेगी। इसका मतलब जो भुजा AB है वो PQ को कवर करती है, AB भुजा PQ को कवर करती है, AC भुजा PR को कवर करती है, और BC भुजा जो है वो RQ को। यह हम कहें कि कोण A कोण P को, कोण B कोण Q को, और कोण C कोण R को कवर करता है। या फिर हम ये कहें कि शीर्ष A शीर्ष P के संगत है, शीर्ष B शीर्ष Q के संगत है, और शीर्ष C शीर्ष R के संगत है। तो यहाँ पर ये 1-1 कोरस्पोंडेंस आपने देखना है कि एक एक संगतता आपने देखनी है कि कौन सी भुजा किस भुजा के संगत है, या कौन सा कोण किस कोण के संगत है। सर्वांग समत्रिभुजों की बात हम कर रहे हैं। तो इसी तरह से कौन सा शीर्ष जो है वो कौन से शीर्ष के संगत है। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि A P के संगत है शीर्ष, और शीर्ष B शीर्ष Q के संगत है, शीर्ष C शीर्ष R के संगत है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता को कैसे निरूपित करेंगे। हम ये कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। ये देखिए सर्वांग सम का निशान, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। तो इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता को निरूपित करेंगे। यदि आपने ऐसा कर दिया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज, जैसे यहाँ से आपने सीधा कर दिया कि ABCQRP लिख दिया, जैसे QRP, तो ये आपका गलत माना जाएगा। क्यों क्यों माना जाएगा? क्योंकि जैसे ABCQRP यहाँ से कोरस्पोंडेंस देखिए, आपने A के साथ Q को मैच कर दिया, लेकिन A के साथ क्या था, P था। इसी तरह से आपने B के साथ R कर दिया, B के साथ Q है, तो ये चीज़ जो है गलत मानी जाएगी। तो जो शीर्ष संगत है उसी के अकॉर्डिंग आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता जो है वो निरूपित करनी है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों को लिखते समय इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो एक बार प्रैक्टिस के लिए मैं इन पहली और तीसरी फिगर को और ले लेता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा किस किस को कवर करता है। तो ये देखिए इस तरह से ये कोरस्पोंडेंस है। यहाँ पर B
डी के, ए एफ के और सी जो है वो ई के कोरस्पोंडेंस है। तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगी एफ सी ई के। ओके, कि त्रिभुज ए बी सी एफ सी ई के, यानी ए के साथ एफ है, बी के साथ सी है और सी के साथ ई है। तो यदि आपने यहाँ पर गलती से ये लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज, अब आइए इसी कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छा से समझने के लिए हम पहली और तीसरी त्रिभुजों की सर्वांग समता लिखते हैं कि जैसे ये त्रिभुज ए बी सी है और ये त्रिभुज डी ई एफ है। ऐसे यदि हम देखें तो ये इस तरह से एक दूसरे को जो है कवर करेगी। रख के देख भी लेते हैं। देखिए हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर ए एफ को कवर कर रहा है, बी डी को और सी ई को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए एफ को कवर कर रहा है, बी डी को कवर कर रहा है और सी ई को कवर कर रहा है। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है वो किसके सर्वांग सम होगी? त्रिभुज एफ डी ई के सर्वांग सम होगी। या उल्टा भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज एफ डी ई जो है वो त्रिभुज ए बी सी के सर्वांग सम होगी। ये तो सही है। लेकिन अगर आपने ये लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो आपने 1-1 कोरस्पोंडेंस जो है, एक एक समरूपता जो है, वो एक एक संगतता आपने जरूर देखनी है कि कौन सा शीर्ष किसके संगत है, या कौन सा कोण किस कोण के संगत है, या कौन सी भुजा के संगत है। अगर आपने संगतता सही देख ली तो दो समरूप त्रिभुजों को आप सही तरीके से दर्शा पाएंगे। ओके, अब आइए पढ़ते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां या नियम। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरी त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोणों के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुजें क्या होगी? सर्वांग सम होगी। और हम एक दूसरे के ऊपर रख के देख रहे थे। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि यदि हम कुछ एक भुजाएं या कुछ कोण या कुछ भुजा और कुछ कोण अगर हम देखें, अभी सारे ना देखने पड़े, तो हम ये बता सकें कि ये दो त्रिभुजें सर्वांग सम है। तो एक बार चलो हम छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि यदि दो त्रिभुजें हैं और उनकी अगर हम एक एक भुजा कंपेयर करते हैं, भाई ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर, और बाकी ना कोण देखें ना भुजा देखें, तो हम क्या कह पाएंगे कि ये पक्की बात है कि दोनों सर्वांग सम होगी। देखिए, अगर एक 4 सेंटीमीटर दूसरी 4 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी दो भुजाएं तो कहीं जा सकती है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है सर्वांग सम नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम सिर्फ एक भुजा दोनों की कंपेयर कर लें तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो एक भुजा तो कोई क्राइटेरिया नहीं बनती, कोई कसौटी बनती ही नहीं। जब कोई क्राइटेरिया नहीं बनती तो उससे कोई नियम भी नहीं बनेगा। तो देखते हैं आगे कि यदि एक भुजा और एक कोण अगर हम देखें तो क्या कोई क्राइटेरिया बनता है, कोई कसौटी बनती है कि ये सर्वांग सम हो। देखो, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये कोण 45 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री भी इसको आप कितना ही लंबा बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम इसके ऊपर रख के देखें तो ये सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम नहीं है तो एक भुजा और एक कोण
से भी कोई सर्वांग समता का कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, कोई कसौटी नहीं बनती। लेकिन यदि हम एक भुजा ये देख रहे हैं 5-5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 3.5 3.5 और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो यदि इस तरह की दो त्रिभुजें अगर हम काट के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये पूरा पूरा ढक लेगी। तो इस तरह से आप जितनी मर्जी त्रिभुज आप बना करके देख सकते हैं। आपने करना भी है जस्ट घर पे प्रैक्टिस के लिए कि आपने दो भुजाएं बराबर लेनी है और उनके बीच का कोण बराबर लेना है, फिर उनको काट के एक दूसरे के ऊपर रख के देखना आपने। और वहाँ डेफिनेट बात है, पक्की बात है कि दोनों त्रिभुजें क्या मिलेगी, सर्वांगसम मिलेगी। तो यहाँ पर हम सर्वांगसम त्रिभुज की एक कसौटी लिख सकते हैं, एक नियम लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होगी यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, अंतर्गत मतलब बीच का कोण, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांगसम होगी। और इसे हम SAS का नियम देते हैं। SAS, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर फिर साइड। साइड का मतलब होता भुजा, एंगल का मतलब कोण और साइड का मतलब भुजा। तो आपने याद रखना है SAS भुजा कोण भुजा नियम। तो ये भुजा कोण भुजा भी कह देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में शॉर्ट नाम चलते हैं SAS, इसलिए आप इनके वर्ड मीनिंग भी अच्छी तरह से याद कर लें। तो ये जो है एक अभिगृत है, ये जो नियम है ये क्या है कि अभिगृत है। अभिगृत आपको पता है कि ये स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो SAS जो है इसका पहला नियम है वो ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांगसम होगी। तो इस SAS नियम को आप याद रखें, इसी से ही हम आगे अन्य और सर्वांग समता के नियम और कसौटियाँ जो है, नियम या कसौटियाँ जो है हम आगे प्रूव करेंगे। अब इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जैसे ये दोनों त्रिभुजें क्या है, सर्वांग सम, अभी हमने देखा, ठीक है। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इस भुजा की संगति ये है, ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 3.5 सेंटीमीटर तो ये 3.5 सेंटीमीटर भुजा होगी। और तीसरी भुजा अगर ये भी हम माप के देखें तो आपको बराबर मिलेगी। जैसे ये लगभग ये है 3.9 सेंटीमीटर और इधर से ये भी 3.9 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये वाला कोण भी अगर आप माप के देखो तो इस कोण के बराबर मिलेगा। अब देखिए ये वाला कोण जो है यहाँ पर आपको मिल रहा है 85 डिग्री का है, और ये कोण भी जो है आपको 85 डिग्री का ही मिलेगा। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और इसी तरह से तीसरा जो बचा हुआ कोण है वो भी तीसरे कोण के बराबर मिलेगा। तो हम ये कहते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। जो अभी मैं लिख रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये सेंटेंस जो है
हम कई क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि सर्वांग समत्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, लेकिन आजकल जो है हम इसका संक्षेप यूज करते हैं CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आर इक्वल नहीं लिखेंगे, ये CPCT लिखने से समझ जाएंगे कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग त्रिभुजों, T फॉर ट्रायंगल, त्रिभुजों के कॉन्ग्रुएंट पार्ट संगत भाग, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग। तो जहाँ पर हमें ये बताना होगा कि ये भुजा इसके बराबर है क्योंकि सर्वांग सम है, तो वहाँ पर हम CPCT लिखते हैं, बाकी हम यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अभी आपने याद रखना है CPCT। ओके।